मेरे दोस्तों, और आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं जितेंद्र प्रसाद जी श्रीवास्तव। जितेंद्र श्रीवास्तव खाली जितेंद्र श्रीवास्तव जी। तो आज हम उनसे उनकी साहित्यिक और गैर साहित्यिक दोनों यात्राओं के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं क्या खुलासा कर पाते हैं और क्या हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वागत है जितेंद्र जी, अनुस्वार मंच। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहला जो लाजिमी सवाल है वो है कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब और कैसे प्रारंभ हुई, किसकी प्रेरणा से आरंभ हुई? डॉक्टर साहब, बात तो बहुत पीछे की है। मेरा पूरा परिवार ही एक तरह से कह सकते हैं कि एक पढ़े लिखे परिवार में जन्म लेने का जो फायदा होता है वो मुझे मिला। किताबों के बीच था, किताबों के बीच ही पैदा हुआ। जब वो संभला तो चारों ओर किताबें ही थी, पत्रिकाएं ही थी। माता पिता दोनों शिक्षक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो चारों ओर किताबें ही किताबें थी। तो प्रेरणा तो एक तरह से कह सकते हैं कि जन्म के साथ ही थी उपलब्ध। परिवेश ही प्रेरणादायक था। बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर की जो बड़ी पत्रिकाएं हम जिन्हें समझते हैं, साहित्य की भी और सांस्कृतिक सामाजिक पत्रिकाएं भी जिन्हें हम समझते हैं, वो सब मेरे घर में आती थी। किसी किसी में व्यतिक्रम भी होता था, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, इस तरह की पत्रिकाएं, रविवार, ये सब पत्रिकाएं, माया, ये सब जो लोकप्रिय पत्रिकाओं का मैं नाम ले रहा हूँ, ये पत्रिकाएं हमारे घर में आती थी। और जाहिर है कि इनके बीच मैंने संभाला तो एक पूरा परिवेश तो मिला ही। और बहुत कम उम्र में मैंने लिखना शुरू कर दिया था। जब मैं कुल 12 वर्ष का था तो मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद 1990 से तो लगातार ही लिखना छपना सब शुरू हो गया। तो अगर बहुत व्यवस्थित ढंग से भी माने तो 31 वर्ष तो बीत ही गए लिखते छपते। परिवेश घर का ही था, माता पिता, नाना नानी, उनकी ही प्रेरणा रही साहित्य की ओर आने की जी। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आया। बाद में तो गुरुजन मिलते गए और एक लंबी यात्रा है जिसमें बहुत से लोग मिले। गोरखपुर में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और जहां जहां मैंने नौकरियां की, पहाड़ों पर, झांसी में, अवध यूनिवर्सिटी में, फिर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी आया, और पूरा दिल्ली का परिवेश। तो लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ती चली गई जी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ और कैसे रही? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव में हुई। मेरे जो नाना और नानी थे उनकी निगरानी में हुई मेरी प्रारंभिक शिक्षा। फिर जो मेरा निकटवर्ती नगर था गोरखपुर, वहां से मैंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, बीए किया मैंने वहां से। और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से मैंने एमए, एमफिल और पीएचडी किया। तो ये एक क्रम रहा मेरी शिक्षा का। बहुत सुंदर। तो आपने किन किन विधाओं पे काम किया है सर? देखिए, मूल रूप से तो मैं कवि हूं, सब लोग जानते हैं कि कवि हूं, कवि ही रहना चाहता हूं। आलोचक के रूप में भी एक छवि है और लोगों ने उसमें रिकॉग्नाइज किया है। उसका जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार देवी शंकर अवस्थी है वो भी मुझे मेरी किताब को मिला हुआ है। कविता के तो ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं, कुछ कहानियां भी लिखी हैं मैंने। तो मुख्य रूप से तो ये मतलब कविता और आलोचना की विधा है। कहानी भी कुछ है और कुछ उपन्यासों पर मैंने काम किया है, वो शायद भविष्य में आएंगे। लेकिन मेरी मूल पहचान कवि की है और उसको मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ, वही बनी रहे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि कविता का कोई भविष्य नहीं है। देखिए, अगर कविता का भविष्य तभी नहीं होगा जब मनुष्य का कोई भविष्य नहीं होगा। अगर मनुष्य का भविष्य है तो कविता का भविष्य बना रहेगा। मनुष्यता कविता के बिना हो नहीं सकती, वही प्राण तत्व है उसका, जीव द्रव्य वही है। यही मेरा विचार है, क्योंकि मैं भी मूल रूप से कविता ही लिखता हूँ। गद्य में मैं हाथ नहीं जो लगा। लोग ये मानते हैं कि कविता का भविष्य नहीं है वो निराशावादी लोग हैं। कविता, आप देखिए ना, सृष्टि का विकास जब से हुआ डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्या आया? गद्य तो नहीं आया, कविताएं आई। कंठ से लोकगीत फूटे लोगों के, उनका कोई लिखने वाला नहीं है।
पता नहीं है, हजारों लोगों ने उसमें योगदान दिया। तो अलग अलग भाषाओं में, दुनिया की हर भाषा में लोकगीत हैं। तो कविता ही तो कंठ से फूटी पहले। और आज भी जब हम अपने सबसे आनंददायक क्षण में होते हैं या सबसे विषाद के क्षण में होते हैं, तो मन में जो चीज कौंधती है वो कविता की ही कोई पंक्ति होती है। काव्यम रसात्मकम, बिल्कुल वही चीज कौंधती है। तो मनुष्य का भविष्य है तो कविता का भी है, अगर मनुष्य का भविष्य नहीं है तो कविता का भी भविष्य। साधुवाद। तो आपकी बातों से ये जाहिर होता है कि भले विभिन्न विधाओं में काम किया है, लेकिन आप मूल रूप से कवि बने रहना चाहते हो। कवि ही हूं, वही रहूंगा। तो आपके व्यापक रचना संसार के से परिचित कराइए। कौन कौन सी उल्लेखनीय पुस्तकें हैं आपकी? अगर क्रम से याद करूं तो जो सबसे पहली रचना, मतलब किताब के रूप में कहें, पुस्तिका के रूप में वो प्रकाशित हुई थी, इलाहाबाद की एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका होती थी कथ्य रूप। अनिल श्रीवास्तव जी जो स्वयं कवि और नाटककार थे, वो उसके संपादक होते थे। उन्होंने अपनी पत्रिका की आनुषंगिक पुस्तिका के रूप में मेरा पहला संग्रह प्रकाशित किया था, इन दिनों हालचाल नाम से, जो बहुत बाद में आकर के पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ 2011 में। इन दिनों हालचाल के बाद मेरा कविताओं का जो संग्रह है वो अनभय कथा प्रकाशित हुआ। उसके 5-6 वर्ष बाद भारतीय ज्ञानपीठ से असुंदर सुंदर नाम का कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। फिर बिल्कुल तुम्हारी तरह भारतीय ज्ञानपीठ से ही प्रकाशित हुआ कविताओं का संग्रह, ये प्रेम कविताओं का संग्रह था, दाम्पत्य प्रेम की कविताएं इसके केंद्र में थीं। उसके बाद कायांतरण नाम से मेरा कविता संग्रह आया किताब घर से, और अभी 2020 का जो अब तक का अंतिम पुस्तक मेला था, उसमें राजकमल प्रकाशन से सूरज को अंगूठा नाम से मेरा कविता संग्रह आया। इस बीच में किताब घर की जो एक बहुत प्रतिष्ठित श्रृंखला है, कवि ने कहा, उस श्रृंखला में भी मेरी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन आया। बेटियों पर हिंदी में अकेला संग्रह मेरा ही है आज तक, बेटी केंद्रित कविताओं का एक संग्रह, वह भी हमारे मित्रों डॉक्टर कमलेश वर्मा और उनकी पत्नी डॉक्टर सुचिता वर्मा ने मिलकर उसे संपादित किया। प्रतिनिधि कविताओं का एक और चयन रक्त सा लाल एक फूल नाम से आइसेक प्रकाशन भोपाल ने प्रकाशित किया है, वह भी है। स्त्री विषयक मेरी कविताओं का एक संग्रह, स्त्रियां कहीं भी बचा लेती हैं पुरुषों को, भी प्रकाशित है। तो ये इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल पर भी नॉटनल पर मेरी प्रतिनिधि कविताओं का एक संग्रह है। तो ये कविताओं की दुनिया है। आलोचना की किताबें इससे ज्यादा हैं। पहली किताब भारतीय समाज की समस्याएं और प्रेमचंद प्रकाशित हुई थी आज से 20-21 साल पहले। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद और प्रेमचंद प्रकाशित हुई, फिर शब्दों में समय, फिर आलोचना का मानुष मर्म, फिर प्रेमचंद को ही लेकर भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद नाम से किताब आई, फिर सर्जक का स्वप्न नाम से किताब आई, फिर विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता नाम से किताब आई, फिर रचना का जीव द्रव्य नाम से एक किताब आई, फिर अभी कविता का घनत्व नाम से एक आलोचना की किताब आई है, उपन्यास की परिधि एक आलोचना की किताब है, कहानी का क्षितिज एक आलोचना की किताब है। तो बहुत सारा काम किया, संपादन बहुत सारा मैंने किया है। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रेमचंद पर केंद्रित मेरी 6 किताबें मेरे संपादन में आई। ममता कालिया पर एक किताब मैंने संपादित की। परिवार केंद्रित कहानियों का एक की किताब मैंने संपादित की जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। प्रेमचंद कहानी समग्र का संपादन भी मैंने किया है। तो कह सकते हैं कि व्यापक संसार है। हाँ, जो हो पाया वो किया। नहीं, वही तो अच्छा होता है, जो हो पाया वो करते रहना चाहिए। जी। आपने अच्छा काम किया। कहानियों में कोई संग्रह आपका? कहानियों का एक संग्रह अभी ऑनलाइन है, फिर भी यह मन नाम से नॉटनल पर उपलब्ध है। आने वाले दिनों में कहानियों का एक संग्रह भी आएगा। ठीक है, हम आशान्वित रहते हैं कि वो संग्रह आप इंडिया नेट बुक्स को देंगे। तो जरूर आपके साथ जुड़ के अच्छा लगेगा। प्रेमचंद पर आपने बहुत काम किया है। जी। तो क्या लगता है प्रेमचंद की प्रासंगिकता आज के समय में कैसी लगती है आपको? बिल्कुल है। देखिए, अगर प्रेमचंद का अपना स्वप्न तो यही था कि उनकी लोग कहानियां पढ़ें, लेकिन जिन समस्याओं को लेकर वो लिख रहे हैं वो समस्याएं भारतीय समाज से समाप्त हो जाएं।
वो प्रेमचंद अपनी वैसी प्रासंगिकता तो नहीं चाहते थे जैसी प्रासंगिकता आज बनी हुई है उन समस्याओं के साथ। प्रेमचंद एक ऐसा समाज चाहते थे जो शोषण रहित समाज हो, जो जाति रहित समाज हो, जो बराबरी का समाज हो, जहां स्त्रियों का शोषण न हो, वंचितों का शोषण न हो, किसानों का शोषण न हो। वो सब तो हम समाप्त नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर हमने विकास किया है, स्त्रियों की को बहुत हद तक आजादी मिली है, किसान तमाम लोग, मैंने जितनी स्थिति औपनिवेशिक काल में थी, अंग्रेजों के समय में थी, हमने उससे बहुत अधिक तरक्की की है। लेकिन अभी समस्याएं बनी हुई हैं, और जब तक ये समस्याएं रहेंगी, प्रेमचंद का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बना रहेगा। साहित्यिक महत्व तो अक्षुण्य है, उनके बिना हम कभी बात ही नहीं कर पाएंगे हिंदी कथा साहित्य पर। जब भी हम कहानी के विकास की बात करेंगे, उपन्यास के विकास की बात करेंगे, तो प्रेमचंद आएंगे। वो एक साहित्यिक महत्व है, लेकिन अभी तो उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और एक तरह से राजनीतिक महत्व भी बचा हुआ है, जो न होता तो अधिक बेहतर होता। हम लोगों ने ऐसा समाज अगर बना लिया होता पिछले 75-80 वर्षों में प्रेमचंद के बाद, तो शायद ज्यादा प्रसन्नता की बात होती। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। आलोचना के क्षेत्र में अभी तक हम अधिकांशतया पुराने प्रतिमानों को ही लेकर के चल रहे हैं जी। क्या आपको लगता नहीं कि इनमें गतिशीलता होनी चाहिए और नए प्रतिमान गढ़े जाने चाहिए? डॉक्टर साहब, बदल रही हैं चीजें। दरअसल अब उस तरह से सैद्धांतिक रूप से चीजें सामने नहीं आ रही हैं जैसी 60 और 70 के दशक में दिखी लोगों को। लेकिन जो नए आलोचक आ रहे हैं उनके पास अपने औजार हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पुराने औजार से ही कहानियों, उपन्यासों या कविताओं की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना की शैली भी बदली है, वो अब उतनी अकादमिक नहीं रह गई है जितनी अकादमिक को 60, 70, 80 के दशक में होती। बल्कि आलोचना का एक नया रूप गल्प के रूप में भी आया है। लोग मतलब आख्यान की तरह आलोचना लिख रहे हैं और लोगों की रुचि उसमें बन रही है, तो प्रतिमान बन रहे हैं। कोई आएगा जो थियराइज भी करेगा चीजों को, शायद सैद्धांतिक रूप से रखेगा, लेकिन औजार अब नए भी आ गए हैं, पुराने ही औजार नहीं। भाषा बदल गई है आलोचना की। आप देखें नामवर सिंह की आलोचना की भाषा को देखें और आज के किसी सक्षम युवा आलोचक की भाषा को देखें, तो आपको भाषा का अंतर साफ दिखाई देगा, शब्दावलियों का अंतर दिखाई देगा। यहां तक कि जो लोग मार्क्सवादी आलोचना के टूल्स लेते हैं, वहां पर भी परिवर्तन हुआ है। माना तो ये जाता है ना कि मार्क्सवादी आलोचना की शब्दावली जड़ है, ऋण हो गई है, वहां पर भी बदलाव आया है। बहुत सारी चीजें वहां भी बदली हैं। आप ये भी देखें कि विचारधाराओं में भी आना जाना हुआ है। यानी मार्क्सवाद ने गांधीवाद और अंबेडकरवाद के साथ एक रिश्ता बनाया है भारत में अभी, और इससे एक नई शब्दावली विकसित हुई है जो आलोचना में आई है, जो कविता और कहानी में भी आ रही है, जो कि 90 के दशक तक नहीं था। ठीक बात। ये 90 के बाद का विकास है। कविता के क्षेत्र में धीरे धीरे गेयता समाप्त होती गई है, अब बहुत कम गेयता वाले कविताएं लिखी जा रही हैं। आपके विचार से गेयता कितनी अनिवार्य है कविता के लिए? डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो मेरा ये सदा से मानना है कि कविता में कविता होनी चाहिए। या तो आप मुक्त छंद में लिखें या छंद में लिखें। कविता न छंद से बनती है न मुक्त छंद से बनती है, वो अपने भाव से बनती है, अपनी वैचारिकी से बनती है। जो चीज आप उसमें लेकर आना चाहते हैं वो उससे तैयार होती है कविता। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने गीत लिख दिया, गीत के फॉर्म में लिख दिया तो वो कविता बन जाएगी, या किसी ने अगर मुक्त छंद में लिख दिया कुछ भी नितांत गद्यात्मक तो कविता बन जाएगी। सबसे जरूरी है कि कविता में कविता हो, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि अब भी लोग छंद में लिख रहे हैं। देखिए कि गजलों में नए प्रयोग करने वाले लोग आए हैं, ढेर सारे गजलगो पिछले दिनों आए हैं, दोहा लोग लिख रहे हैं, नवगीतकार हैं। तो ऐसा नहीं कि मुक्तक लिखने वाले बहुत सारे आए हैं। तो अभी भी मतलब छंद चल रहा है, मुक्त छंद भी चल रहा है, बल्कि मुक्त छंद में भी दोनों तरह के लोग हैं, जिनमें एक प्रगीतात्मकता वाले लोग भी हैं और एक गद्यात्मकता वाले लोग भी हैं। एक ऐसे लोग भी हैं जिनको अगर हम समझे कि केदारनाथ सिंह के वहां जैसी भाषा शैली है, प्रगीतात्मकता है, वैसी भी है। दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो विष्णु खरे की तरह की कविताएं लिखने वाले लोग भी हैं। लेकिन इन सब के बीच मेरा ये मानना है कि आप छंद में लिखिए या मुक्त छंद में लिखिए, कविता लिखिए। कविता में कविता हो, कोई अगर उसे सुने तो उसे लगे
कि उसने कविता सुनी है। मैंने इसीलिए गेयता शब्द का प्रयोग किया था, छंद का नहीं। हाँ, तो इसीलिए गेयता, देखिए क्या है ना कि कविता के लिए गेयता मुझे लगता है कि उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। गेयता संगीत के लिए महत्वपूर्ण चीज है। गेयता के बिना संगीत पूरा नहीं हो सकता है, वहां उसका एक मामला है। अगर कोई चाहे तो मुक्त छंद की कविता को भी इस ढंग से पढ़ सकता है कि एक आरोह अवरोह उसमें बना रहे। वो एकदम मतलब गीत की तरह का आरोह अवरोह तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक तनाव जो बनता है गेयता का या आरोह अवरोह का, वो मुक्त छंद में भी आ सकता है। आप मुक्तिबोध की कविता को भी इस तरह पढ़ सकते हैं, आप रघुवीर सहाय की कविता को भी इस तरह पढ़ सकते हैं, केदारनाथ सिंह की भी पढ़ सकते हैं, और मेरे किसी समकालीन की कविता को भी पढ़ सकते हैं, अगर वो नितांत गद्यात्मक नहीं है। और गेयता का महत्व सिर्फ इसमें होता है डॉक्टर साहब कि कोई चीज अगर गेय हो तो कंठ में आसानी से बस जाती है, कंठ में बस जाती है गेयता हो तो। लेकिन मेरा मानना है कि कंठ और मस्तिष्क दोनों में बसने वाली कविता होनी चाहिए, जो सिर्फ कंठ में ना आए, जो मस्तिष्क में भी आए, मतलब एक साथ वो मन और मस्तिष्क दोनों का विरेचन करे, दोनों की कैथारसिस करे। लेकिन प्रायः ये समझा जाता है कि जो चीज कंठ में बस जाती है वो स्मृति में जल्दी पक्की हो जाती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, स्मृति में पक्की होना एक बात है, और मस्तिष्क की खुराक बनना दूसरी चीज है। यानी वैचारिक होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि उसमें एक गहरी वैचारिकी भी होनी चाहिए। कविता को दरअसल सदा से लोग सिर्फ भावुकता की चीज मानते रहे। कविता के लिए भावुकता जरूरी चीज है, लेकिन सिर्फ भावुकता से कविता नहीं बनती है। ठीक बात। वहां एक निश्चित वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए, एक उसका तार्किक आधार भी होना ही चाहिए। मैं इस अर्थ में मस्तिष्क की बात कर रहा हूं। बहुत सुंदर। अब एक प्रश्न और उठता है कि जो आधुनिक कविता लिखी जा रही है उस कविता में जो विषय हैं उनका रिपीटिशन बहुत है और शुष्कता बढ़ती जा गई है। प्रायः सभी तो नहीं, सभी तो अगर कहें तो 50-50 ले सकते हैं, लेकिन जो कविता लिखी जा रही है उसमें शुष्कता बढ़ रही है। ऐसा क्या सोचते हैं आपकी छायावादी करुणा को वापस आना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? देखिए डॉक्टर साहब, कविता में करुणा तो रहती ही है, बिना करुणा के कविता कैसे बनेगी? अगर करुणा नहीं है तो कविता तो नहीं बन सकती। बस फर्क इतना है कि कविता में करुणा की कितनी मात्रा होगी और जिस समस्या के लिए वो चीज लिखी जा रही है कविता, उस समस्या की जड़ तक पहुंचने का कोई रास्ता उस कविता में है कि नहीं, यह भी जरूरी तत्व है। यानी कि सिर्फ विषाद से कविता नहीं बनेगी, सिर्फ करुणा से कविता नहीं बनेगी। उसके पीछे जिस कारण से करुणा उपजी है उन कारणों की पड़ताल भी कविता को करना जरूरी है। अगर ये होगा तो शुष्कता नहीं रहेगी। अगर सिर्फ कारणों की पड़ताल करेंगे तो कविता शुष्क हो जाएगी, सिर्फ करुणा की बात करेंगे तो कविता भावुकता में बदल जाएगी, वो सिर्फ आंसू बहाने वाली बन जाएगी। लेकिन दोनों का अगर विलय कर देंगे, एक नया रसायन तैयार कर देंगे, तो न कविता शुष्क रहेगी और न ही आंसू बहाऊ रहेगी। दोनों को मिलाकर वो शायद हमें बेहतर मनुष्य बनाने की ओर ले जाएगी, हमें सचेत करने वाली होगी। नहीं, वर्तमान समय में डॉक्टर साहब पोजीशन ये है कि अवसाद की मात्रा बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर अवसादग्रस्त लोग बढ़ते जा रहे हैं, न केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी। तो ऐसे अवसादग्रस्त माहौल में कविता ही सबसे ज्यादा सपोर्ट कर सकती है, अभिव्यक्ति का कारण बन सकती है। और उसको गा करके या उसको पढ़ करके आदमी अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस कर सकता है। एक उदाहरण है, हालांकि लोकप्रिय कविता का उदाहरण है, आप परिचित होंगे इससे। एक युवा बालक, संभवतः इंजीनियर था वो, आईआईटी या कहीं से पढ़ा हुआ, और बहुत अवसाद में था और उसने लगभग अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय कर लिया। और वो कहीं से गुजर रहा था कि उसे किसी कवि सम्मेलन से गुजरा या कहाँ से गुजरा, कहीं से उसे गोपाल दास नीरज की जो एक बहुत मशहूर रचना है वो कहीं से सुनाई दी कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। और वो बच्चा लौट आया और फिर उसने अपना जीवन बदल लिया। और उसने अपने किसी साक्षात्कार में ये कहा था कि उस एक पंक्ति ने मेरी पूरी मनोदशा को बदल दिया। तो कविता औषधि तो है, मैं तो कहता भी हूं, कई लिख चुका हूं इसको, कि विज्ञान तन की औषधि है और साहित्य और कलाएं मन की औषधि।
विज्ञान तन की दवा कर सकता है, वो मन की दवा नहीं कर सकता। मन की दवा तो कलाएं ही करेंगी, साहित्य ही करेगा, कविता ही करेगी। आंतरिक घाव कविता ही ठीक करती। वर्तमान में कविता के परिदृश्य को अगर देखें तो विषय वस्तु की भिन्नता नहीं दिखाई पड़ती, या है, कई बहुत भिन्नता बार है। उसमें निजता की आधिक्य हो जाती है। निजता, देखिए ना, कविता के साथ एक बहुत अच्छी चीज ये है, और ये कवि की सामर्थ्य पर निर्भर करता है डॉक्टर साहब। हर कविता निजता से भरी होती है। ये कवि की सामर्थ्य पर होता है कि कैसे वो अपनी निजता को सार्वभौमिकता में बदल देता है, कैसे वो कविता में उस चीज को लाए कि पाठक जब पढ़े तो लगे कि ये उसकी बात हो रही है, तीसरा पाठक पढ़े तो लगे उसकी बात हो रही है। ये कवि की अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इसीलिए कवि भी कई तरह के होते हैं। हर कवि बड़ा कवि नहीं होता, हर कवि कालजयी कवि नहीं होता। साधारण कवियों, मतलब हजारों साधारण कवियों के बीच से कोई एक बड़ा कवि निकलता है। तो साधारण कवि साधारण कविताएं लिखते हैं, वो जमीन को उर्वर बनाते रहते हैं। वहीं से एक बड़ा कवि आता है जो निजता को सार्वभौमिकता में बदल देता है, क्योंकि हर चीज अंततः निज होती है। हर अनुभव कहीं ना कहीं से आता है और हम में समाता है, और फिर हम उसे बदलते हैं, समाज के लिए, विश्व के लिए ले जाते हैं। तो निज तो है हर जगह। करुणा तो निज होती है, भीतर पैदा होती है। उस करुणा को, अपनी करुणा को सबकी करुणा में बदल देना है, यही कविता का काम है। तो और विषय वैविध्य तो खूब है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है, लोग खूब लिख रहे हैं। बल्कि मैं कहूं आपसे कि आप अगर स्त्री विषयक कविताओं को ही देख लीजिए ढेर सारी, तो आपको भिन्नता दिखाई देगी। कई स्त्री कवियों को ही आप उठा के देखिए तो उनकी कविता में भिन्नता दिखाई देगी, बावजूद इसके कि विषय एक जैसा लगेगा, लेकिन ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होगा, कहने का ढंग एक जैसा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें अलग हैं। और कई बार तो आपको, हम लोगों को आश्चर्य होता है कि हजारों किलोमीटर की दूर पर बैठे दो कवि जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक ही समय में एक ही विषय पर कविता लिख रहे होते हैं। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव। तो यह तो कह सकते हैं कि ये एक तरह का मतलब ये कवि स्वभाव भी होता है, या जो एक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक पर्यावरण है उसका भी असर होता है कि चारों ओर एक ही ढंग की हवा होती है। ठीक बात है। आपके प्रकाशित पुस्तकों में सर्वप्रिय पुस्तक कौन सी है? ये मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है। एक लेखक हर किताब जब आती है, सर्वप्रिय होती हैं। हर किताब जब आती है वो पिछले से अच्छी लगती है। क्या है ना कि नए में जो है वो अफीम से अधिक मादकता होती है। सही कह रहे हैं। नया जो होता है बहुत मादक होता है उसमें, और तो हर किताब के साथ भी होता है, उसकी अपनी एक खुशबू होती है, उसका अपना एक नशा होता है। लेकिन यह तो लोग तय करते हैं, आलोचक तय करेंगे, जो सहृदय समाज है वो तय करेगा कि कैसे चीजें जो हैं वो धीरे धीरे पकेंगी और क्या प्रिय बनेगा लोगों के लिए, कैसे लोग उसको समझेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज रहती है उसके लिए। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि मुझे अपना जो अनभय कथा नाम का संग्रह है वो मुझे बहुत प्रिय है। सूरज को अंगूठा जो मेरा एक संग्रह है वो मुझे बहुत प्रिय है। कायांतरण की कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं। और अलग कारणों से, बिल्कुल तुम्हारी तरह जो दाम्पत्य प्रेम की कविताओं का संग्रह है वो एक अलग कारणों से मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है। एक प्रेम कविताओं का मेरा नया संग्रह अगले 10-15 दिनों में आने ही वाला है, हो सकता है उसके पहले ही आ जाए, जितनी हंसी तुम्हारे होठों पर नाम से। कहते हैं कि यह एक ऐसी कविता है जिसको आप मेरी सिग्नेचर पोएम कह सकते हैं आप। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ये कविता तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। बहुत सुंदर। सोन चिरई। ये कविता मूल रूप से एक सोहर पर, मतलब कह सकते हैं कि सोहर पर केंद्रित है, या सोहर से ही इसने अपना प्राण तत्व ग्रहण किया है। सासु मोरी कहेली बजनिया ननद ब्रजवासिन हो, मैया जिनके में बारी बियाही उहे घर निकारे निको। थोड़ा सा मैंने इसमें परिवर्तन भी किया, ब्रजवासिन को वज्रवासिन कर दिया था। तो एक सोन चिरई, एक सोहर सुनने के बाद। बहुत पुरानी कथा है, एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए
लोगों की पलकें बिछ जाती थीं, और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था, उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। सास को भतीजा सास को और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। सास कहने लगी बांझ, ननद कहने लगी वज्रवासिन, और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की, अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने ना सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बांझ हो जाऊं। सोन चिरई क्या कर, वहां से सांप की बाबी के पास पहुंची। बाबी से नागिन निकली, नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊं। सोन चिरई बहुत उदास हुई, फिर क्या करती, गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधाकर हाल चाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो बुरा न मानना बेटी, तो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिरई क्या कर, उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊं। और मित्रों इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन, तीसरे पहर, प्यास से बेहाल एक सजीला युवक नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिरई को देखा। सोन चिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिरई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिरई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ होली, और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिरई 8 बेटों की माँ थी, वह स्त्री थी, और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं। तो थोड़ी लंबी कविता थी डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत सुंदर लिखा। तो ये लगभग ये तो एक महाकाव्य है। साल पुरानी कविता है ये। 1995 में जेएनयू में पढ़ते हुए मैंने लिखा था। 1998 में ये हिंदी की तब की सबसे बड़ी पत्रिका पहल में प्रकाशित हुई थी। और एक बड़े पेंटर हैं जो अशोक भौमिक, उन्होंने इस पर श्रृंखला बनाई है पेंटिंग्स। अरे वाह, कविता बहुत सुंदर। ये बहुत बड़ा चित्रण है, पूरा महाकाव्य है स्त्री के जीवन का। जी जी जी। तो इसका एक तरह से सिग्नेचर पोएम है मेरी ये। मेरी पहचान के साथ नाभिनाल बद्ध कहेंगे तो ये कविता है उस तरह से।
जहां मेरा नाम है वहां ये कविता भी है। कहानियों के क्षेत्र में अगर चलें तो आप विषय वस्तु कैसे चुनते हैं कहानी की? अलग अलग विषय वस्तु हैं डॉक्टर साहब, उसमें विश्वविद्यालयी जीवन भी है, विद्यार्थी जीवन भी है ना, जो स्त्री पुरुष संबंध हैं वो भी हैं कहानियों में। एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि की भी एक कहानी लिखी है मैंने। तो मतलब जितनी कहानियां लिखी हैं सब अलग अलग विषयों पर है। प्रेम की कहानियां भी लिखी हैं मैंने, प्रेम कहानियां भी लिखी। और उपन्यास के बारे में थोड़ा सा उल्लेख करें। अभी उस पर काम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा। थोड़ा सा अवसर दें। और उसमें से 2 उपन्यास तो जो बहुत पहले के लिखे हुए हैं जिनको मैं ठीक कर रहा हूँ थोड़ा सा, वो प्रेम परक हैं। अच्छा। वो बड़े उपन्यास नहीं है, वो मेरे ख्याल से लगभग समझिए 125 पेज के आसपास के बनेंगे। 40,000 शब्द के आसपास के हैं, 40-40 हजार शब्द के आसपास के हैं जी। तो वो बनेंगे। और उसके अलावा एक उपन्यास जो जेहन में है वो ग्रामीण जीवन को लेकर लिखने का मामला है, जो बहुत कुछ बदला है गांव में। उस बदलाव को लेकर के मैं चाहता हूं कि एक उपन्यास लिखूं, लेकिन जिस तरह की व्यस्तताएं हैं और जीवन में जो बहुत तरह के काम हैं, ये कब हो पाएगा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। समय लगता है, उपन्यास लिखने में बहुत समय लगता है, बड़ा फोकस चाहिए उसके लिए। बहुत बहुत फोकस चाहिए, बहुत फोकस चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र में जब आपने प्रवेश किया तो आपको कैसा लगा? क्या इस दरमियान आप अपनी साहित्य सृजन बराबर कर पाते हैं या? कर लेता हूं, पहले जैसा तो नहीं कर पाता, कर लेता हूं। व्याख्यान ज्यादा दिए मैंने इस अवधि में, कह सकते हैं आप कि लिखा कम बोला अधिक। वो शायद आसान था मेरे लिए कर पाना। जब विश्वविद्यालय का कुल सचिव हुआ तो लगभग समय न के बराबर मिल पाता था, वो 24 आवर का मामला है। फिर डीन हुआ मैं स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट का, जिसको डीन कहेंगे, लोकप्रिय जो भाषा है विश्वविद्यालयों की। उसमें देश भर में जो होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, वो सब वहीं से गवर्न होते हैं, तो वहां पर भी समय का मामला थोड़ा कम था। फिर अब विश्वविद्यालय का जो हमारा विदेश प्रभाग है, इंटरनेशनल डिवीजन, मैं अब उसका निदेशक हूँ, वो देखता हूँ। लेकिन फिर भी देखिए क्या है कि प्राण वायु तो साहित्य से ही मिलनी है, ऑक्सीजन तो यही है, तो लौट लौट यहीं आता हूँ। पुन जहाज को पंछी ज्यों जहाज पे आ गए, तो जहाज तो यही है लौट लौट यहीं आना है। और सब तो क्या है, मंजिल की सराय हैं, मतलब मंजिल नहीं है, सराय हैं, कई कई सराय हैं, अभी और भी सराय आएंगी उनसे गुजरते हुए। कविता ही अंतिम सत्य है, जहाज यही है जहां इस पंछी को लौट लौट आना है। आपके मन में कौन सी प्रोजेक्ट चल रही है जिस पर आप काम करना चाहेंगे एज ए ड्रीम प्रोजेक्ट? मैं एक उपन्यास पे काम करूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि एक उपन्यास का मामला है। प्रेमचंद पे मैंने बहुत काम किया है। कुछ और चीजें प्रेमचंद को लेकर मेरे मन में हैं जिनको मैं करना चाहता हूं। अगर समय मिला, अवसर मिला तो जरूर करूंगा। जो प्रेमचंद को लेकर मेरे जहन में कुछ और चीजें हैं, उनके सांस्कृतिक बोध को लेकर के उस पहलू को मैं लाना चाहूंगा। लेकिन ये सब इस पर निर्भर करता है कि जीवन कितना मिलता है और उस मिले हुए जीवन में और तमाम चीजों का निर्वाह करते हुए समय कितना निकल पाता है, ये सब इस पर निर्भर करेगा। प्रेमचंद के समकक्ष वर्तमान के किसी कहानीकार को आप रखना चाहेंगे? नहीं, मैं इस तरह की तुलना में भरोसा ही नहीं करता। मुझे लगता है प्रेमचंद अपने ढंग के थे, उदय प्रकाश अपने ढंग के हैं, अखिलेश अपने ढंग के हैं। ये मतलब क्या तुलना करना, राजेंद्र यादव अपने ढंग के हैं, कमलेश्वर अपने ढंग के हैं, रविंद्र कालिया अपने ढंग के, ज्ञान रंजन अपने ढंग। मुझे लगता है कि इनको इनकी विशिष्टताओं से पहचानना चाहिए। सबका एक ऐतिहासिक महत्व है, और प्रेमचंद तो कोई इसलिए भी नहीं हो सकता कि प्रेमचंद ने तो कई भूमिकाएं निभाई ना। वो सिर्फ लिख नहीं रहे थे, एक पूरा पर्यावरण तैयार कर रहे थे लेखन का, हिंदी में जी, कहानी का, उपन्यास का, नाटक का, सबका, यहां तक कि वैचारिक लेखन का। उस दौर में उन्होंने हजारों पृष्ठ में टिप्पणियां लिखी हैं जो संपादकीय के तौर पर, लेख के तौर पर
तो एक तरह से एक सजग विचारक के रूप में भी प्रेमचंद काम कर रहे थे। तो वो बड़ी भूमिका का निर्वाह है, और कई बार प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व इतिहास ही बनाता है। वो ऐतिहासिक परिस्थितियां होती हैं जब इतने बड़े व्यक्ति तैयार होते हैं। आज कोई मैथिली शरण गुप्त भी नहीं बन सकता, आज कोई जयशंकर प्रसाद भी नहीं बन सकता। वो तो विभूतियां थी, वो अपनी जगह पर पुरोधा हैं, उनकी बराबरी करना किसी के लिए आसान नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। आजकल लेखन कार्य में काफी तेजी आई है और बहुत सारे लेखक भी हैं और काफी ज्यादा लिखा भी जा रहा है, लेकिन पाठकों का जुड़ाव उतना क्यों नहीं हो पा रहा? आपके राय में क्या कारण हो सकते हैं? दो तीन चीजें हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये कि जो लिखा जा रहा है हम उसका कितना प्रचार कर पा रहे हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि कोई किताब आई है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि कई बार एक चीज हिट हो जाती है किसी की, तो वो उसी को पैमाना बना लेता है और उसी तरह की चीजें लिखने लगता है या लिखने लगती है, तो अगली किताब से पाठक फिर बोर होने लगता है। आप अंग्रेजी में चेतन भगत का हश्र देखिए, शुरू में कितना तेजी से लोगों ने लिया, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रह गई। अभी वो बिकते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं रह गई। इसी तरह से जो पिछले दिनों तमाम लेखक आए जो नई हिंदी और फलाना हिंदी करते हुए और कुछ कहानी उपन्यास लेकर के, धीरे धीरे उनका आकर्षण धूमिल होने लगा है, क्योंकि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। उनका अनुभव बहुत पका नहीं है, और वो जो निजता है, वो सार्वभौमिकता में बदलने की जो कला है, अभी उनको अर्जित करनी है, वो कर नहीं पाए। तो युवा मन को आप एक ही बात से बार बार नहीं बहला सकते। ठीक बात है। और दूसरी चीज ये है कि अब लोगों के पास ये फेसबुक, ये इंटरनेट और ये दुनिया भर की चीजें इतनी उपलब्ध हैं, बहुत सारा टाइम लोगों का पढ़ने से अधिक देखने में निकल जा रहा। ये ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तमाम सीरीज आ गई हैं, कहीं भी बैठे बैठे लोग पहले किताब ढूंढते थे, आजकल लोग मोबाइल में कान में लगा लेते हैं, लगा लिया और कोई एक सीरीज का एक एपिसोड 50 मिनट में एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन के बीच लिंक टूटते जुड़ते देख लिया। सही है, बहुत सही एग्जांपल दिया आपने। पहले किताब पढ़ लेते थे लोग। तो एक इसको भी समझने की जरूरत है। हमें लगता है कि ये जो प्रयोग आप लोग कर रहे हैं, करना चाहिए। ये जो ऑडियो बुक का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं, वीडियो बुक का प्रयोग कर रहे हैं, ये शायद किताब को नए रूप में ला करके हम सफल कर सकते हैं कि लोग पढ़ ना पाए तो कम से कम कान में लगा के कहानी सुन लें, कविता सुन लें, या कहानी कोई और पढ़ रहा है उसका वीडियो देख लें, कविता कोई और पढ़ रहा है उसका वीडियो देख लें। हमें लगता है किताब को नई अवधारणा के साथ भी ले जाने की, पुरानी अवधारणा के साथ रहे वो, छपी हुई किताब बहुत सुंदर लगती है, इस रूप में भी रहे वो, लेकिन एक नए मतलब नए प्लेटफॉर्म्स भी जो बन रहे हैं उनको और तीव्रता देने की जरूरत है। लोगों का ये कहना है कि छपी हुई किताब पढ़ने में ज्यादा रुचि आती है क्योंकि उससे खुमार चढ़ता है। कागज की खुशबू और स्याही की खुशबू मिलकर के एक नशा पैदा करती है जो डिजिटल में नहीं हो सकता। ये पीढ़ियों के गैप का मामला है डॉक्टर साहब। ये हमारी आपकी पीढ़ी के लोगों को इसका नशा ज्यादा था, अभी भी इसमें खुशबू आती है कि नई किताब आती है तो पलट के देखते हैं क्या अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे लोग कॉफी की खुशबू लेते हैं या उसकी लेते हैं। जो नई पीढ़ी आई है वो किताब की अपेक्षा मुझे लगता है कि किंडल पर या इन चीजों पर ज्यादा वो सहज है, लैपटॉप पर, मोबाइल पर वो ज्यादा सहज है। उन जगहों पर वो अपनी किताब ला करके अधिक सहजता के साथ काम कर पा रही है। तो हमें लगता है कि इन दोनों को स्वीकार करने की जरूरत है। जिनको किताब में नशा है वो किताब पढ़ें, और जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नशा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ें और वहां से लें। तो दोनों की चीजें जो हैं वो इसी रूप में रहेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रवासी भारतीयों के द्वारा जो साहित्य की रचना की जा रही है उसमें भी काफी समृद्धि दिखाई पड़ने लगी। आपका क्या विचार है? बिल्कुल, मैं तो दोनों तरह के, मतलब प्रवासी लेखन में भी मैं दो तरह का लेखन देखता हूँ। एक तो वो है जो लोग गिरमिटिया मजदूर होकर चले गए थे, उनके जो वंशज लिख रहे हैं मॉरिशस में, फिजी में। एक प्रवासी लेखन तो वह है। दूसरा प्रवासी लेखन वह है जो लोग नौकरी चाकरी करने के लिए विदेशों में चले गए, इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन, जहां भी चले गए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग लिख रहे हैं। पहले उसमें उन लोगों के लेखन के आरंभिक चरण में देखें तो बहुत सारे लोगों में बहुत भावुकता थी, हाय देश, हाय टाइप की चीजें ज्यादा थी, आह आह वाला कि
लेकिन वो बहुत विश्वसनीय इसलिए नहीं लगता था कि अगर इतना ही प्रेम था तो छोड़ के क्यों चले गए थे यहां से, अगर ये धरती इतनी ही अच्छी लग रही थी तो छोड़ के क्यों चले गए थे। जाहिर है कि अब वो लोग अधिक यथार्थ परक हुए हैं, वो लोग वहां रह करके वहां के यथार्थ को लिख रहे हैं हिंदी में, वो हमारे ज्यादा काम की चीज है। आप जहां होते हैं वहां को ज्यादा महसूस कर सकते हैं, यानी इंग्लैंड में रहकर इंग्लैंड के यथार्थ को हिंदी साहित्य में ले आइए, उससे हमारा आयतन बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है, हमारी परिधि बढ़ती है, उससे ज्यादा समृद्धि आएगी। आप इंग्लैंड में बढ़ करके अपने 40 साल पुराने अनुभव पर कहानी लिखेंगे तो वो 2 कौड़ी की निकलेगी। सही कहना, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ऐसे प्रवासी रचनाकार जो जिन शहरों में रह रहे हैं, जिन देशों में रह रहे हैं, वहां का यथार्थ लिख रहे हैं, वहां के जनजीवन को पकड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैंने तेजेंद्र शर्मा की एक कहानी पर, अकेली कहानी पर एक लेख लिखा था, जो कब्र खरीदने पर कहानी केंद्रित है, कि कब्र की बुकिंग करा रहे हैं वो एडवांस में, मरने से पहले ही अमेरिका में रहते हुए वो कब्र की बुकिंग करा ले रहे हैं कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो मुझे बहुत नए ढंग की वो कहानी लगी, नया यथार्थ था जिससे हम परिचित नहीं। तेजेंद्र जी अच्छा लिखते हैं, उनकी एक पुस्तक मृत्यु के इंद्रधनुष भी हमने पब्लिश किया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत एक प्रसंग बस मैंने उनका नाम लिया। उषा प्रियंवदा जो अमेरिका में जाकर रहने लगी, वो तो अमेरिका जाने से पहले हिंदी की बड़ी लेखिका बन गई थी, वापसी जैसी कहानी लिखी थी उन्होंने, नई कहानी पर उसके बिना कोई चर्चा नहीं हो सकती। और भी बहुत, दिव्या माथुर बहुत अच्छा लिख रही हैं वहां पर रहते हुए, बहुत से लोग। दिव्या जी का नाम गिनाए तो कुछ छूट जाएंगे, कुछ पकड़ में आएंगे, इसलिए प्रवृत्तियों पर बात करें तो ज्यादा बेहतर। ठीक बात है। अपने संसार के बारे में छोटा सा परिचय देना चाहूंगा जी। मैं मूलतः कवि हूँ, 1975 से लिखना शुरू किया था और अब तक तकरीबन 75 किताबें वाह मेरी पब्लिश हो चुकी हैं और 36 किताबें हमारी लॉ में पब्लिश हुई हैं। बहुत अच्छा, बहुत लॉ और लिटरेचर दोनों के साथ संबद्ध हूँ। जी जी जी। इंडिया नेट बुक्स की स्थापना हमने इंडिया में करी थी, लेकिन अब इंडिया नेट बुक्स LLC के तौर पर एक नई ऑर्गेनाइजेशन हमने सेटअप की है अमेरिका में, जिससे इंडिया के बाहर के लेखकों के लिए भी कुछ हो सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक पत्रिका अनुस्वार के नाम से हमने लॉन्च करी है, बहुत अच्छा, 2021 में। वो मैं भेजूंगा, आपसे पता लेकर के आपको भेजूंगा और आपके जरूर जरूर जरूर। हाँ। तो इस तरीके के कई कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और तो जो इंडिया नेट बुक्स है आपका, आप इसको प्रिंट में और डिजिटल दोनों फॉर्म में चला रहे हैं कि सिर्फ प्रिंट में चला रहे हैं? दोनों में। दोनों में चला रहे हैं। अच्छा, एक विशेष बात यह है कि हमारी जो किंडल बुक्स या ई बुक्स होती हैं वो ग्लोबली अवेलेबल होती है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी के थ्रू हम Amazon.com पे एंट्री पा जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ग्लोबली अवेलेबल होती हैं सारी किताबें। बहुत अच्छा है। और हमारी किताबें एयरपोर्ट्स पर भी मिलती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। WH स्मिथ के साथ हमारा करार है, तो हमारी किताबें जो है वो एयरपोर्ट पर भी मिलती हैं। बहुत अच्छा है। तो हिंदी को इंट्रोड्यूस किया है हमने एयरपोर्ट्स में। हाँ, मैं कभी कभी जो एयरपोर्ट पे तो कुछ ही पब्लिशर्स की किताबें दिखती हैं, तो वहां अगर आपकी भी हैं तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। अब 2 प्रश्न हमारे बचते हैं। एक, अनुदित साहित्य के बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे? मैं बहुत महत्व देता हूं अनुदित साहित्य को, कि देखिए ऐसा है कि अनुवाद ही जो है वो साहित्य का सही विश्व रचता है। अनुवाद अगर ना हो तो हम साहित्य का कोई विश्व नहीं बना पाएंगे, हम उसके प्रदेशों में रह जाएंगे। भारत में भी अनुवाद ने ही साहित्य की भारतीयता निर्मित की है। साहित्य की अगर कोई भारतीयता बनती है, भारतीय साहित्य की, तो अनुवाद ने ही वो संभव किया है, वही सेतु है उसका। उसकी गुणवत्ता पर हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन अनुवाद की महत्ता तो निर्विवाद है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वरना हम तो अपनी अपनी भाषा के खोह में रह जाएंगे, अपनी गुफाओं में रह जाएंगे, कि ये हमारा इलाका, ये तुम्हारा इलाका। अनुवाद है जो हमको जोड़ता है। नहीं, मैं तो कभी स्पेनिश जो लैटिन अमेरिकी देश है, मैं कभी नहीं गया, शायद जा भी ना पाऊं, लेकिन अनुवाद ने ये संभव किया कि मैं उनको पढ़ सकता था। लैटिन अमेरिकी स्पेनिश लेखकों को पढ़ पाया। मैं फ्रांस कभी नहीं
गया लेकिन फ्रांस के लेखकों को पढ़ा। मैं भारत के ही बहुत सारे हिस्सों में नहीं गया, अनुवाद ने वो संभव किया, या बहुत बाद में जा पाया। मैं आसाम गया, बहुत बाद में मैं केरल गया, बहुत बाद में मैं तमिलनाडु गया, लेकिन अनुवाद ने संभव किया कि मैं इनके महान रचनाकारों को पढ़ पाया, जान पाया, और लगा कि सब एक जैसा ही है, इस कोने से उस कोने तक सब एक जैसा ही है। तो अनुवाद तो बहुत जरूरी चीज है। एक लक्षण ये देखा गया है कि दक्षिण भारतीय भाषाओं के जो लेखक हैं वो वहाँ की जो कविताएं हैं या कहानियां हैं या अन्य प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने उत्तर भारत के जो लेखक या कवि हैं वो दक्षिण भारत की किसी भाषा में अनुवाद नहीं कर रहे हैं। मतलब ये दिक्कत है डॉक्टर साहब, ये दिक्कत है। दो चीजें हैं, ये सही है कि हिंदी में जितना अनुवाद हुआ है दूसरी भाषाओं का भारत के ही, हिंदी में लिखे गए साहित्य का अन्य भारतीय भाषाओं में उतना अनुवाद नहीं हुआ है। ये भी होना चाहिए था। और इसमें सिर्फ हम ये सोचें कि उधर के लोग ही करेंगे तो नहीं होगा, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें हिंदी वालों को भी आगे आना होगा, ऐसे लोगों को, कि कैसे मलयालम में जाए, कैसे तमिल में जाए, कैसे असमी में जाए, कैसे उड़िया में जाए, कैसे बांग्ला में जाए। दिक्कत क्या होती है कि लोग आजकल अंतरराष्ट्रीय होने को इतना महत्व देने लगे हैं कि सीधे अंग्रेजी में अनुदित होना चाहते हैं। सही कह रहे हैं। चाहे वो अन्य भारतीय भाषा वाले हों चाहे हिंदी वाले हों, उनको लगता है कि एक लोकल से दूसरे लोकल में क्यों जाना, चलो अब बुलेट ट्रेन में बैठते हैं। तो वो सीधे अंतरराष्ट्रीय हो जाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमें आत्मीयता का सही विस्तार तो तभी होगा जब भारतीय भाषाओं में आदान प्रदान हो। ठीक बात है। भारतीय भाषाओं में चीजें जाएं और अंतरराष्ट्रीय जरूर बने। देखिए क्या है, आईएसडी ठीक रखिए, एसटीडी खराब करने की क्या जरूरत है। ठीक बात है। एसटीडी भी ठीक रहे, आईएसडी भी ठीक रहे, लोकल भी ठीक रहे, तीनों ठीक रहे, तभी संप्रेषण सही होगा। बिल्कुल, तीनों ठीक रहे। व्यंग्य साहित्य के बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा मानता हूं मैं। देखिए हरिशंकर परसाई और शरद जोशी जैसे लोगों के तो हम लोग मतलब बहुत कायल रहे हैं, पढ़ के बड़े हुए हैं। अभी विज्ञान चतुर्वेदी जैसे लोग लिखते हैं और बहुत बढ़िया लिखते हैं। व्यंग्य और समर्थ व्यंग्य लिखना तो बहुत जटिल कार्य, बहुत मुश्किल कार्य, आसान नहीं होता प्रभावशाली व्यंग्य लिखना, क्योंकि उसमें मतलब देखिए जिसकी समझ बहुत गहरी होगी, जो बहुत तीक्ष्ण दिमाग का रचनाकार होगा वही व्यंग्य लिख सकता है। बहुत तीक्ष्णता चाहिए, बहुत बारीक मार करनी होती है व्यंग्यकार को, बहुत बारीक मार करनी होती है, वहां भोथरे हथियार नहीं चलते। ठीक बात है। विसंगति पर जब तक सही प्रहार नहीं होगा तब तक, विसंगति पे प्रहार और बहुत बारीक प्रहार, मतलब कि ये कशिश कहां से होती जो जिगर के पार होता, ऐसा जाके लगे कि फंस जाए तीर एकदम कलेजे में, न इधर न उधर, और आप पीड़ा से बलबलाते रहें, बिलबिलाते रहें। समझ रहे हैं ना? तो ये मिर्जा साहब ने जो कहा कि कशिश कहां से होती जो जिगर के पार होता, ये वही मसला है। व्यंग्य वही चीज है। अब आपसे एक प्रश्न, व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ, पूछें। साहित्य और प्रशासन के अतिरिक्त आप किन किन हॉबीज के पे चलते हैं? कुछ भी नहीं, मैं एक निहायत पारिवारिक व्यक्ति हूँ। बचा हुआ समय परिवार को देता हूँ, और मेरे जो विद्यार्थी हैं बहुत सारे, वो भी मेरे परिवार की तरह हैं। उनको अपना समय देता हूँ। बस इतने में वक्त बीत जाता है। कुछ विभाग का काम, कुछ विश्वविद्यालय का काम, कुछ साहित्य का काम, कुछ परिवार का, कुछ विद्यार्थियों का, तो पूरा हो जाता है इसमें। इसके बाद कुछ बचता नहीं। सपने बचे रहते हैं कुछ और करने के, वो बचे रहें। सपने तो बहुत जरूरी हैं, अगर सपना ही नहीं होगा तो सब बिल्कुल ही रुक वही। और मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक ही है कि सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। तो सपनों को पूरी सवारी चाहिए होती है, और मजबूत कंधे चाहिए जिन पर वो सवारी कर सकें। अंत में नवोदित और उदीयमान लेखकों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश या सुझाव
देना चाहेंगे? दो तीन बातें डॉक्टर साहब है जो हमें लगता है कि हमारे वरिष्ठों ने भी हमसे कहा, हम कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि अपनी प्रतिभा की पहचान उनमें होनी चाहिए। पहले खुद को पहचाने कि वो कहाँ है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि अपने समकालीनों को जरूर पढ़ें, वो जाने कि साहित्य कहाँ पहुंच चुका है। अपने ठीक वरिष्ठों को पढ़ें, समकालीनों को पढ़ें कि साहित्य कहाँ पहुंच चुका है। ऐसा ना हो कि आप एक प्रेम कविता लिखें जो आपसे 400 साल पहले, 300 साल पहले घनानंद लिख चुके हैं, आप वही भाव दोहरा रहे हैं। आपके अपने समय की प्रेम कविता कहाँ तक पहुंच चुकी है, इसका बोध आपको होना चाहिए। आपके अपने समय में स्त्री पुरुष संबंधों का क्या स्तर बन गया है, इसकी पहचान होनी चाहिए। भाषा की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए और जितना अधिक संभव हो सके अश्लीलता से बचना चाहिए। ठोस जमीन अपने लेखन के लिए होनी चाहिए, स्थायी भाव लाते हैं। ठोस जमीन होनी चाहिए लेखन की। और यह भरोसा कि अगर आप अच्छा लिखेंगे, श्रेष्ठ लिखेंगे, तो उसे पाठक मिलेंगे। हम लोग तो भवभूति के वंशज हैं जिन्होंने कहा था कि कभी तो कोई समान धर्मा आएगा जिसको मेरा लिखा समझ में आएगा या जो मेरे लिखे का मतलब समझेगा। तो अच्छा साहित्य तो उम्मीद पर लिखा जाता है कि कोई ना कोई तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। मैं उसको ही महान साहित्य नहीं मानता कि आज चीज छपी और 1 लाख प्रतियां बिक गई। ये एक मानक हो सकता है। हो सकता है कि आज जिस किताब की 500 कॉपियां नहीं बिक रही हैं, एक समय आए माना जाए कि उसी किताब ने उस समय के भारत को, उस समय के समाज को सही निरूपित किया था और वो ज्यादा काम की किताब है। तो ये समझने का भी अंतर है कि व्यापार जो है वो श्रेष्ठता का आधार नहीं हो सकता। दोनों में एक सामंजस्य जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इन चर्चाओं के साथ में आज के कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा। आपके प्रति बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अल्पकालीन समय में, अल्पकालीन नोटिस पर आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। मिलते हैं किसी समय, और तब तक जरूर आइए, आप किसी दिन घूमते टहलते इधर की तरफ आइए तो मुलाकात होगी हम लोगों की। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।